हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2022 के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। तो इसमें हमारा देखो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए पुलिसमैन ऑन ड्यूटी डिटेक्ट्स ए चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्न ऑफ ए मूविंग कार इन द रेशियो ऑफ 7:5 as it crosses him. If the speed of the sound is 330 मीटर पर सेकेंड देन द स्पीड ऑफ द कार इज। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हमारा क्लास 11 से डॉपलर इफेक्ट से है। डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है बेसिकली, जैसे ये एक ऑब्जर्वर है कि हमारा ये एक ऑब्जर्वर है, जैसे ये तुम खड़े हो, तुम क्या कर रहे हो, ऑब्जर्वर है, तुम्हारे पास कोई सोर्स आ रहा है। जैसे मैंने मान लिया कि ये कोई कार है, ये तुम्हारे पास क्या आ रही है, कार आ रही है, ठीक है, ये हॉर्न बजाती हुई तुम्हारे पास कार आ रही है। तो तुम्हें क्या सुनाई देता है कि तुम्हें इसकी साउंड की, तुम्हारे पास कार आ रही है, उसके हॉर्न की साउंड क्या सुनाई देगी तुम्हें, उसकी पिच हाई सुनाई देगी। तो यहाँ पे अगर ये तुम्हारे पास आती है तो पिच क्या सुनाई देती है, इंक्रीज होती है, हमारी पिच इंक्रीज होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है यहाँ पे इंक्रीज होती है। और अगर ये तुम्हें क्रॉस कर जाती है, ठीक है, अगर ये क्रॉस कर गई, क्रॉस करने के बाद तुम्हें इसकी जो साउंड है वो क्या सुनाई देगी, कम सुनाई देगी, यानी पिच क्या होगी यहाँ पे डिक्रीज। तो पिच डिक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये जो रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे सोर्स है एंड ये है क्या है, ऑब्जर्वर है। तो सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में जो ये, अब अगर ये दोनों रिलेटिव मोशन में है, जरूरी नहीं है कि जैसे अब तो ये ऑब्जर्वर खड़ा है, सोर्स मूव कर रहा है, ऐसे भी हो सकता है कि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मूविंग हो सकते हैं, या फिर सोर्स हमारा क्या है, रेस्ट पे है और ऑब्जर्वर हमारा क्या है, मोशन में है। तो इसमें केसेस बनते हैं। तो इसमें क्या होता है कि रिलेटिव मोशन होता है हमारा सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में। तो जब भी हमारा सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो जो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है वो फ्रीक्वेंसी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, उससे अलग सुनाई देती है। तो इसी इफेक्ट को क्या हम बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये जो डॉपलर इफेक्ट है हमारा, इसके जो केसेस बनते हैं, ये डॉपलर इफेक्ट मैं आपको अलग से एक वीडियो में करा दूंगी पूरा डॉपलर इफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमारा टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट, ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे एचटेट में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो सभी फॉर्मूले हैं उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी डॉपलर इफेक्ट की, ठीक है, आप वहां जाके देख सकते हो इसको। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि ए पुलिसमैन ऑन ड्यूटी डिटेक्ट्स ए चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्न ऑफ ए मूविंग कार, कि एक मूविंग कार है, ये मान लो ये क्या है, हमारा पुलिसमैन है, ठीक है। पुलिसमैन क्या कर रहा है, हमारा जो ये हमारी कार है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की, जैसे ये हॉर्न बजाते हुए ये कार आ रही है पुलिसमैन के पास, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व कर रहा है। तो जो एक्चुअल हॉर्न की फ्रीक्वेंसी होगी ना साउंड की, तो उससे कुछ अलग सुनाई देगी पुलिसमैन को, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। अगर देखो ये इसके पास आ रहा है, सोर्स ऑब्जर्वर के पास आता है कि व्हेन द सोर्स इज अप्रोचिंग, व्हेन द सोर्स is approaching then the frequency क्या बोलते हैं हम उसको, apparent frequency, कि कुछ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होती है तो उस फ्रीक्वेंसी को अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। और वो किसके इक्वल होती है, हमारी v बाई v माइनस वी एस इंटू एफ नोट, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, v क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, v स्पीड ऑफ साउंड, यानी ये जो हॉर्न की साउंड है उसकी क्या है, स्पीड क्या है, v, और vs क्या है, स्पीड ऑफ सोर्स, सोर्स क्या है यहाँ पे हमारा, कार, तो ये कार की स्पीड है, स्पीड ऑफ सोर्स, ठीक है। और जो एफ नोट है, एफ नोट क्या है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कुछ अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है ऑब्जर्वर को, और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट। तो वो जो अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है वो क्या होती है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। तो एफ अपेरेंट जो है हमारी अप्रोचिंग, मान सकते हैं कि एफ अप्रोचिंग क्या होगी, v बाई v माइनस वी एस एफ नोट,
ठीक है। और देखो यहाँ पे व्हेन द सोर्स इज अप्रोचिंग, अब ये कार है, ये कार इसके पास आई तो हमें इतनी फ्रीक्वेंसी हमें ऑब्जर्व हुई, ठीक है। लेकिन अगर ये कार क्या कर रही है, इससे दूर जा रही है, अब ये क्या बोल रही है कि ये कार क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है उसको, कार क्रॉस कर गई इस पुलिसमैन को, तो इसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा कि व्हेन द सोर्स इज रिसीडिंग, when the source is receding, then f receding मान लेते हैं। f receding क्या होगी हमारी, v by v plus vs into f नॉट, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले होते हैं और इसमें क्या है, ऑब्जर्वर हमारा रेस्ट पे है, पुलिसमैन हमारा रेस्ट पे है और सोर्स क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये कौन सा केस है हमारा, when source is moving and observer is at रेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारे 4 केस बन सकते हैं, अलग अलग केसेस बन सकते हैं कि हमारा ऑब्जर्वर भी क्या है, मूविंग है, अगर हमारा दोनों ही, ये ऑब्जर्वर मूविंग है और सोर्स हमारा क्या है, रेस्ट पे है, या फिर दोनों मूविंग है हमारे, ठीक है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूविंग है। तो यहाँ पे केसेस बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूलेज आते हैं ये, तो उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे देखो इसमें क्या गिवन है हमें कि रेशो गिवन है कि वो जो जब ये जो कार है पुलिसमैन को क्रॉस कर रही है और इसके पास आ रही है, तो उसकी जो रेशो है वो 7:5 है। मतलब एफ अप्रोचिंग बाय एफ रिसीडिंग वो हमें गिवन है 7/5, ठीक है। तो f अप्रोचिंग बाय f रिसीडिंग इक्वल टू 7/5। तो यहां से क्या आ जाएगी, v प्लस vs बाय v माइनस vs इज इक्वल टू 7/5। अब यहां से देखो इसको सोल्व कर लो, इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहां से हमारा आ जाएगा 5v प्लस 5vs इज इक्वल टू 7v माइनस 7vs। तो यहां से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12vs इज इक्वल टू 2v। तो 12vs इज इक्वल टू 2v, तो 12vs बाय 2 इज इक्वल टू v। तो v क्या है हमारी 6vs, ठीक है। हमें निकालना क्या है यहाँ पे, द स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार निकालनी है, यानी सोर्स की vs हमें निकालना है। तो vs क्या आ जाएगी हमारी, vs इज इक्वल टू v बाई 6 और v क्या है हमारी, स्पीड ऑफ द साउंड, और साउंड की स्पीड कितनी गिवन है, स्पीड ऑफ द साउंड 330 मीटर पर सेकेंड। तो vs क्या आ जाएगी 330/6। तो इसको अब सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा हमारा आंसर 55। तो vs आ गया हमारा 55 मीटर पर सेकेंड। vs क्या है हमारी, स्पीड ऑफ द कार। तो 55 मीटर पर सेकेंड कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी है जो ये करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट में देखो क्या है, द प्रिज्म एंगल ऑफ क्राउन ग्लास म्यू इक्वल टू 1.55 इज 6 डिग्री, ठीक है। व्हाट शुड बी द प्रिज्म एंगल ऑफ फ्लिंट ग्लास म्यू इक्वल टू 1.66 सो दैट द टू प्रिज्म्स टुगेदर मे बी यूज्ड इन ए डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला है डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप के लिए हमें क्या बताना है, व्हाट शुड बी द प्रिज्म एंगल ऑफ द फ्लिंट ग्लास का प्रिज्म एंगल बताना है। तो देखो ये डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, हम कॉम्बिनेशन लेते हैं 2 प्रिज्म का और उसमें जो नेट डेविएशन होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो हमें पता है कि प्रिज्म एंगल क्या होता है, हमारा जो डेविएशन हम निकालते हैं, अगर एक प्रिज्म के लिए हम डेविएशन निकालें तो वो डेल्टा से डिनोट करते हैं हम, कि डेविएशन फ्रॉम द प्रिज्म, डेविएशन फ्रॉम prism is equal to delta is equal to mu minus 1 into a, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेते हैं, फॉर डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप में, डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप के लिए कॉम्बिनेशन लेते हैं 2 प्रिज्म का और नेट डेविएशन यहाँ पे क्या होती है, इस केस में 0 होती है, ठीक है। नेट डेविएशन 0 होने का मतलब है कि यहाँ पे ये जो क्राउन ग्लास है और फ्लिंट ग्लास है, दोनों से जो डेविएशन होगी वो एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसल आउट कर देगी। इसीलिए यहाँ पे नेट डेविएशन क्या होती है, 0 होती है। कोई एक स्पेसिफिक वेवलेंथ अचीव करने के लिए नेट डेविएशन 0 करते हैं हम इसमें, ठीक है। अब देखो फॉर डायरेक्ट विजन स्पेक्ट्रोस्कोप
उसके लिए क्या होगा, नेट डेविएशन जो होगी इक्वल टू 0, मीन्स डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू 0। ठीक है, और डेल्टा 1 हम मान लेते हैं क्राउन ग्लास से प्रिज्म से जितनी अपनी डेविएशन हुई है, और फ्लिंट ग्लास से जितनी हुई है वो हमने मान ली डेल्टा 2। अब देखो फॉर्मूला पुट करो इसमें, μ1 माइनस 1 A1 प्लस μ2 माइनस 1 इंटू A2 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो अब हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है, प्रिज्म एंगल फ्लिंट ग्लास के लिए, यानी A2 की वैल्यू निकालनी है। तो A2 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करो, कितनी आ जाएगी, μ2 माइनस 1 A2 इज इक्वल टू 1 माइनस μ1 A1। तो यहाँ से A2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस μ1 A1 अपॉन में μ2 माइनस 1। तो ये हमारा क्या आ गया, एंगल ऑफ फ्लिंट ग्लास, एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल ऑफ फ्लिंट ग्लास। अब यहाँ से देखो A2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, हमें गिवन है μ1 कितना गिवन है 1.55, μ2 कितना गिवन है 1.66 एंड A1 एंगल कितना गिवन है हमें 6 डिग्री। तो यहाँ से आ गया 1 माइनस 1.55 अपॉन में μ2 यानी 1.66 माइनस 1 इंटू 6 डिग्री। तो यहाँ से ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तुम, तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आएगी -5 डिग्री। ठीक है, तो -5 डिग्री कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी यहाँ से हमारा क्या हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपना हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ ए सोप फिल्म फ्रॉम 10 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर इज 3 इंटू 10 की पावर -4 जूल। द सरफेस टेंशन ऑफ द फिल्म इज, सरफेस टेंशन पूछिए हमें यहाँ पे। तो देखो ये सरफेस टेंशन का हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे कि सरफेस टेंशन क्या होती है, वर्क अपॉन एरिया। तो यहाँ से देखो अब चेंज इन एरिया कैलकुलेट करो, लेट इनिशियल एरिया कैलकुलेट करो पहले। इनिशियल एरिया हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर लो तो कितना आ जाएगा 60 इंटू 10 की -4 मीटर स्क्वायर। अब फाइनल एरिया कैलकुलेट करो, फाइनल एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर, तो ये क्या आ जाएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 110 इंटू 10 की -4 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से चेंज इन एरिया कैलकुलेट करो, अगर डेल ए तो वो हमारा कितना आ जाएगा 110 में से 60 गया 50, 50 इंटू 10 की -4 मीटर स्क्वायर। सरफेस टेंशन निकाल दो। अब सरफेस टेंशन क्या होती है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू वर्क अपॉन एरिया। तो वर्क अपॉन चेंज इन एरिया, तो वर्क कितना गिवन है 3 इंटू 10 की -4 जूल। तो यहाँ से ये आ जाएगा 3 इंटू 10 की -4 जूल अपॉन में एरिया 50 इंटू 10 की -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब 3/50 करोगे 10 की -4 कैंसिल, 3/50 3/5 यानी 0.6 इंटू 10 की पावर -1। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये 6 इंटू 10 की -2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 6 इंटू 10 की -2। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा सरफेस टेंशन 6 इंटू 10 की -2। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 पोलरॉइड आर प्लेस्ड टुगेदर सच दैट देयर ट्रांसमिशन एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर सो दैट नो लाइट इज ट्रांसमिटेड। A third Polaroid is inserted between such that the transmission axis is at an angle of 45 degree. कितना एंगल है 45 डिग्री with respect to each of the other axes. The fraction of incident unpolarized light intensity transmitted by the 3 Polaroid combination will be. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है कि 2 Polaroid are placed together such that their transmission axes are परपेंडिकुलर। तो देखो यहाँ पे ये हमारा पोलराइजेशन से क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये पोलराइजेशन से। ठीक है, इसमें देखो क्या गिवन है हमारा कि एक ये अपना पोलरॉइड है। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर में एक और पोलरॉइड है कि ये हमारे ऐसा है अरेंजमेंट कुछ कि इसके परपेंडिकुलर में मैं ले लेती हूँ। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं
कि इनकी ट्रांसमिशन एक्सिस जो है एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ये एक थर्ड पोलराइड रख रहे हैं इनके बीच में, कितने एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे। तो मैं मान लेती हूँ कि ये मैंने एक थर्ड पोलराइड रख दिया है, कितने एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे। ठीक है, अब इंटेंसिटी बतानी है। अब देखो लॉ ऑफ मेलस पढ़ा होगा। लॉ ऑफ मेलस के अकॉर्डिंग जो इंटेंसिटी होती है आफ्टर पोलराइजेशन, तो फर्स्ट पोलराइजेशन के बाद जो इंटेंसिटी होगी, जैसे मैंने यहाँ पे मान ली इंसिडेंट लाइट की आई नोट है। ठीक है, अब फर्स्ट पोलरॉइड है ये, यहाँ से पास करने के बाद जो इंटेंसिटी होगी मैंने मानी I1 हो जाएगी। तो यहाँ से जो I1 होगी, लॉ ऑफ मेलस के अकॉर्डिंग जो इंटेंसिटी होती है I = I नोट कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं कि ये अपना क्या है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे एंगल कितना है, फर्स्ट पोलराइड से पास करेगी तो 45 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं I1 निकालूँ तो क्या आ जाएगा, I नोट कोस स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, I नोट बाई 2, यानी I1 क्या होगी यहाँ से, I नोट बाई 2। फिर दोबारा से देखो कितना एंगल है, 45 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं I2 निकालूँ तो क्या हो जाएगी, I1 कोस स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगी अपनी I1 बाई 2, और I1 क्या है, I नोट बाई 2, यानी I नोट बाई 4। ठीक है, सेकेंड पोलराइजेशन पोलरॉइड से पास करने के बाद अब थर्ड पोलरॉइड है, उनके बीच में कितना एंगल बनेगा, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, I2 हो गई I नोट बाई 4। अब थर्ड है, थर्ड से जो इंटेंसिटी होगी हमारी आफ्टर ट्रांसमिशन कितनी आ जाएगी, I3 = I नोट बाई 8। क्यों आएगी, क्योंकि देखो I3 = I2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारा I3 = I नोट, I2 क्या है, I2 को अगर I2 रखो I2 बाई 2, और I2 है हमारा I नोट बाई 4। तो ये आ जाएगा I नोट बाई 8। ठीक है, तो यहाँ से कितना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1/2 का क्यूब। ठीक है, 1/8 टाइम्स। तो ये हमारा क्या है, पोलराइजेशन से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना हम। नेक्स्ट में देखो क्या गिवन है, इफ ई नोट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन ई नोट ई स्क्वायर हैज द डायमेंशन ऑफ। ठीक है, ये डायमेंशन एनालिसिस से क्वेश्चन है, यूनिट फर्स्ट का, क्लास 11th का। तो यहाँ पे देखो ई नोट ई स्क्वायर की डायमेंशन पूछी है। अब हमें पता है जो एनर्जी डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है ½ ई नोट ई स्क्वायर। ठीक है, तो हमसे इसी की डायमेंशन पूछी है। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, वर्क भी लिख सकते हैं। ठीक है, वर्क पर यूनिट वॉल्यूम, और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बाय में वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो यहाँ से मीटर, बाय में मीटर क्यूब, तो यूनिट क्या आ जाएगी, फोर्स बाय मीटर स्क्वायर। और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है हमारा, प्रेशर। तो यहाँ से ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या पूछा था इन्होंने कि सेम डायमेंशन कौन से हैं, ई नोट ई स्क्वायर के जो डायमेंशन होंगे तो उसका जो डायमेंशन है किसके इक्वल है, प्रेशर के जो डायमेंशन होंगे उसके डायमेंशन के इक्वल है। ठीक है, ये अपना क्या होता है, प्रेशर। यहाँ से अगर मैं इसके डायमेंशन कैलकुलेट करूँ तो जैसे फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है, केजी इंटू एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बाय में क्या है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर डायमेंशन फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना हो तो क्या आ जाएगा हमारा, किलोग्राम यानी मास। तो ये अपना क्या है, L-1, और बाय में क्या है, सेकेंड स्क्वायर यानी T-2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी का, यानी ई नोट ई स्क्वायर का। तो ये क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल रिलेशन इज करेक्ट। इनमें से पूछा है कौन सा मैक्सवेल रिलेशन करेक्ट है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 11th से। तो देखो 1 by 1 चेक करते हैं कि कौन सा हमारा करेक्ट है इसमें। देखो सबसे पहले क्या गिवन है,
v इज इक्वल टू करली h बाई करली p एट कॉन्स्टेंट s एंड t इज इक्वल टू करली h बाई करली s एट कॉन्स्टेंट p। h यहाँ पे क्या है, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी जो होती है हमारी वो क्या होती है, u प्लस टीवी। तो यहाँ से देखो कैलकुलेट करो, चेक करो इसको वन बाय वन। डी एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी यू प्लस पी डी वी, एंड डी यू क्या होता है टी डी एस माइनस पी डी वी, ठीक है, प्लस पी डी वी प्लस वॉल्यूम का भी वी डी पी, तो ये क्या हो जाएगा प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, ठीक है। तो यहाँ से पी डी वी कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा टी डी एस प्लस वी डी पी डी एच, ठीक है। ये क्या है हमारा चेंज इन एंथैल्पी। अब यहाँ से निकाल लो, यहाँ से अगर हम क्या निकाले, v निकालें, v हमारा क्या आ जाएगा करली h अपॉन करली p एट कॉन्स्टेंट s, ठीक है। और हमारा क्या निकाल ले, टेम्परेचर निकाल लो, t क्या आ जाएगा करली h अपॉन करली s एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो गया, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाता है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है। In the context of mean free path of molecules, two statement are given below which is correct। हमें दो स्टेटमेंट दे रखी है यहाँ पे, हमसे पूछा है कि कौन सी करेक्ट है। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द मीन फ्री पाथ ऑफ ए मोलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मोलिक्यूल, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या गिवन हमें, द मीन फ्री पाथ ऑफ द मोलिक्यूल इन गैस इंक्रीजेस एंड द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस विद लोअरिंग द प्रेशर, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, मीन फ्री पाथ का दोनों ये स्टेटमेंट दी गई है। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हमारा क्वेश्चन है। तो मीन फ्री पाथ का हमारा उसमें क्या फॉर्मूला होता है, मीन फ्री पाथ उसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं, तो वो इक्वल होता है रूट पाई वन बाय रूट टू पाई डी स्क्वेयर इंटू एन, ठीक है। जहाँ पे ये जो एन है ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एन बाई वी भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब यहाँ से देखो लेमडा जो है वो क्या है, एन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एन के, यानी लेमडा जो है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एन की जगह क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो एन बाई वी के क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरा देखो पाई डी स्क्वेयर क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, यानी लेमडा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। क्यों, क्योंकि लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पाई डी स्क्वायर के, और अपना क्या है लेमडा पाई डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और लेमडा क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एन के। और ये आइडियल गैस के लिए अगर हम लिखें कि पीवी इज इक्वल टू क्या होता है एनआरटी, तो यहाँ से जो प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, एन के। तो यहाँ से अगर ये एन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो मैं ये भी लिख सकती हूँ कि लेमडा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पी के प्रेशर के। तो देखो अब स्टेटमेंट देखते हैं अपनी, स्टेटमेंट में देखो क्या गिवन है, मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम पे, डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, ठीक है। तो ये ठीक है हमारा, एंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, और एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट है। सेकंड चेक करो, सेकंड में क्या बोल रहा है, द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस इंक्रीजेस and the number of collision per unit volume decreases, number of collision per unit volume decreases, then lambda जो है mean free path increase करता है। तो ये अपना क्या है, ट्रू है। बोल रहे हैं with lowering the pressure, pressure क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, pressure decrease and lambda इंक्रीज। तो प्रेशर डिक्रीज एंड लेमडा इंक्रीज। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है यहाँ पे। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी क्या है, ट्रू है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा जिसमें होंगे कि दोनों स्टेटमेंट, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, वो वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या आगे बना, द डिस्टेंस ऑफ द आई लेंस फ्रॉम द रेटिना इज अल्फा, फॉर ए नॉर्मल आई द मैक्सिमम फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन बी। अब नॉर्मल आई के लिए मैक्सिमम फोकल लेंथ पूछिए। अब नॉर्मल आई के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द आई एंड द
रेटिना, ठीक है। फॉर ए नॉर्मल आई focal length is the distance between eye and the retina, ठीक है। जो हमें कितनी गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन द आई एंड द रेटिना अल्फा, ठीक है, विच इज गिवन अल्फा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो मैक्सिमम फोकल लेंथ होगी आई लेंस की वो भी क्या हो जाएगी यहाँ पे इस केस में नॉर्मल आई के लिए अल्फा। तो ऑप्शन सी जो है हमारा इक्वल टू अल्फा, ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा करेक्ट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कैन डीके बाय टू डिफरेंट प्रोसेसेस, द हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट प्रोसेस इज T1 एंड फॉर द सेकेंड प्रोसेस इज T2। द इफेक्टिव हाफ लाइफ T ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, इफेक्टिव हाफ लाइफ बतानी है हमें यहाँ पे, ठीक है। ये रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन है, तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। इफेक्टिव हाफ लाइफ, अब इफेक्टिव हाफ लाइफ का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, टी हाफ का 0.693 बाई लैम्डा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ऑल्सो हमारा जो रेट ऑफ डीके है, ठीक है, रेट ऑफ डीके यहाँ पे क्या हो जाएगी, रेट ऑफ डीके dn बाई dt इज इक्वल टू क्या होता है n लैम्डा। तो यहाँ पे क्या है हमारा dn बाई dt इज इक्वल टू n लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, ठीक है। अब देखो यहाँ से dn बाई dt इज इक्वल टू n लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, और लैम्डा जो है हमें पता है क्या है हमारा इज इक्वल टू 1 बाई टी। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई टी है, एंड ऑल्सो dn बाई dt क्या है माइनस n लैम्डा, यहाँ पे भी हमारा माइनस होता है, ठीक है, माइनस n लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, dn बाई dt इज इक्वल टू माइनस n लैम्डा। तो दोनों से हमारा क्या आ जाता है, अगर हम हाफ लाइफ कैलकुलेट करें तो 1 बाई टी इज इक्वल टू 1 बाई T1 प्लस 1 बाई T2, ठीक है। T1 और T2 गिवन है हमें फर्स्ट एंड सेकंड प्रोसेस की, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 1 बाई T1 प्लस T2, T1 इंटू T2, T1 प्लस T2, ठीक है। तो यहाँ से T कैलकुलेट करो तो T क्या आ जाएगा हमारा T1 इंटू T2 बाई में T1 प्लस T2, ठीक है। ये हमारा हाफ लाइफ से क्वेश्चन है, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा रिपीट होता है, तो आप यहाँ इसको अपना इंपॉर्टेंट समझ सकते हो कि ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट तुम याद रख सकते हो कि T इज इक्वल टू क्या होता है T1 D2 बाई T1 प्लस T2, ठीक है। ये ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन चूज द इनकरेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द ऑप्शंस। इनकरेक्ट बताना है हमें इनमें से, तो चलिए वन बाय वन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखो, चेक करो क्या है, पी पी बार प्लस क्यू आर, अंदर ले जाओ p इंटू पी बार प्लस क्यू आर। लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं सोल्व करूं यहाँ से पी पी बार तो क्या आ जाएगा पी पी बार प्लस पी क्यू आर, ठीक है। पी पी बार प्लस पी क्यू आर क्या होता है, पी पी बार 0, तो पी क्यू आर बचा यहाँ पे, तो पी क्यू आर ये 0 प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू आर, तो पी क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू आर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन चेक करो, सेकेंड ऑप्शन में क्या है अपना क्यू आर पी क्यू बार प्लस आर, उसके ऊपर बार, ठीक है। ये अब लेफ्ट हैंड साइड अगर हम चेक करते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है, तो क्यू आर पी क्यू बार, इसमें देखो ए प्लस बी का होल बार ये इसमें लगाते हैं, क्या आता है हमारा ए बार डॉट बी बार, तो ये क्यू आर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू बार बार डॉट आर बार, ठीक है। अब देखो यहाँ से अब इसमें दोबारा से लगा सकते हैं हम, ए डॉट बी का होल बार क्या होता है ए बार प्लस बी बार, तो क्यू आर इसमें लगाएंगे पी बार प्लस क्यू बार का बार डॉट आर बार, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको करेंगे तो क्यू बार पी बार आर प्लस क्यू बार का बार यानी क्यू इंटू आर, ठीक है। अब अंदर ले जाओ इसको, क्या आ जाएगा हमारा क्यू आर पी बार आर प्लस क्यू आर, तो यहाँ से आ जाएगा पी बार क्यू आर प्लस
क्यू आर कॉमन अगर ले तो क्या आ जाएगा पी बार प्लस 1, और पी बार प्लस 1 क्या होता है पी बार ही, तो पी बार क्यू आर, और राइट हैंड साइड क्या है पी बार क्यू आर, तो ये क्या है इक्वल टू में राइट हैंड साइड की। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे क्या है हमारा करेक्ट है, हमसे इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है इनकरेक्ट है। तो नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं हम अपना। नेक्स्ट ऑप्शन में देखो ऑप्शन सी क्या है हमारा, ऑप्शन सी पी क्यू आर प्लस क्यू बार आर। यहाँ से क्या करें, अगर आर हम बाहर ले लें तो क्या आ जाएगा पी आर क्यू प्लस क्यू बार, और क्यू प्लस क्यू बार क्या होता है हमारा, क्यू को अगर 1 रखें तो क्यू बार क्या आएगा 0, एंड क्यू को अगर 0 रखें तो क्यू बार क्या आएगा 1, यानी 1 ही होगा। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा पी आर, ठीक है ये क्या आ जाएगा पी आर, लेकिन हमारा दिया क्या है पी क्यू, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है इनकरेक्ट, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए क्या है हमारा करेक्ट आंसर। डी भी चेक कर लेते हैं हम, ठीक है डी में क्या है देखो पी बार क्यू प्लस पी बार आर, यहाँ से पी बार कॉमन लो पी बार, तो क्या बचा क्यू प्लस आर, और पी बार क्या होता है 0, क्योंकि 1 रखेंगे पी को तो ये 0 रखेंगे तो पी बार क्या हो जाएगा 1 इंटू 0 या 0 इंटू 1 तो 0 ही आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 0, तो ये 0 गिवन है। तो ये ऑप्शन भी क्या है यहाँ पे करेक्ट। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या हो जाता है करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे हमारी 2 आइडेंटिटी लगी है, कौन सी आइडेंटिटी, एक तो है हमारी a प्लस बी का होल बार, ये क्या होती है a बार डॉट b बार, ठीक है, और दूसरी है हमारी a डॉट b का होल बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार, और एक तुम ये भी आइडेंटिटी जैसे ये भी यूज हुई है हमारी 1 प्लस p बार, वो क्या होता है हमारा p बार ही। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे जो मेन हमारा यूज हुआ है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन हमारा पूछ लेते हैं बुलियन एक्सप्रेशन से डिजिटल से, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमने अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट 20 हमारे 20 क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गए हैं, 10 मैंने पिछली वीडियो में कराए थे, ठीक है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।